अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबान अवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं, शहीद अरीब अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद को सखी हसन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद अरीब की नमाज जनाजा संगम ग्राउंड में अदा की गई है। शहीद अरीब की नमाज जनाजा संगम ग्राउंड में अदा कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम वहीं मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, नमाज जनाजा अदा कर दी गई, अब तदफीन का सिलसिला शुरू होगा। शहीद अरीब की मैयत यहाँ से कब्रिस्तान लेके जाई जाएगी, सखी हसन कब्रिस्तान में उनकी तदफीन होगी। नमाज जनाजा के हवाले से बताइएगा, हज़ारों अफराद ने शिरकत की है इसमें। आज यहाँ फवाद एक बहुत बड़ा नमाज जनाजा था, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ शरीक हुए थे। मुफ्ती अब्दुल अजीज हनफी ने नमाज जनाजा पढ़ाई है और ऐसे थोड़ी देर पहले आमिर अखलाक शामी दुआ फरमा रहे थे। और अब शहीद की मैयत को एम्बुलेंस में रख करके सखी हसन कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, जहाँ पर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों से वाबस्ता शख्सियात ने इस नमाज जनाजा में शिरकत की है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान कौमी, सूबाई असम्बली, वकला, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। और उसमें सबसे अहम बात यह कि कराची से ताल्लुक रखने वाले तमाम ही अहम जो सियासी जमातें हैं उनके अरकान कौमी, सूबाई असम्बली उन्होंने शिरकत की। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद आलम। बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े बयान की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि NRO लेने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। 1.5 लाख लोग जेल में हैं, क्या इनका इलाज भी बाहर से कराया जाए? क्या नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए कानून तब्दील करें? माजी में इतनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है कि मुल्क को खसारे का सामना करना पड़ा। जी हाँ, वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि भारत से किसी किस्म की अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं, अभी भी भारत से खतरा है। मज़ीद जानते हैं, समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बड़ा अहम बयान दिया है वज़ीर आज़म ने, क्या उनका कहना था, ज़रा तफसील से बताइएगा। जी बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ियों से 1 घंटे मुलाकात की है वज़ीर आज़म ऑफिस में और सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा। बड़ी बड़ी बातें इमरान खान ने की हैं, तमाम सवालात के जवाब दिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर की सहूलत मिलेगी, तो नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि क्या 1.5 लाख लोग जो कि जेलों में मौजूद हैं उनको भी बाहर इलाज के लिए भेजा जाए? क्या नवाज शरीफ नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए कानून को तब्दील किया जाए? तबकाती कानून से तबाही होगी। 30 साल हुकूमत में रहे, एक अस्पताल नहीं बना सके। इसहाक डार का इलाज भी बाहर से करवाया जा रहा है। एक साइकिल की दुकान थी और इसहाक डार कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ये भी क्लियर किया कि दामाद भी बाहर हैं, नवाज शरीफ के बेटे भी बाहर हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब दे नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ NRO लेने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार इमरान खान होंगे। इसमें मेरी जिम्मेदारी किस तरह बनती है? 30 फैक्ट्रियां बनाई, एक अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जहां पर नवाज शरीफ का इलाज हो सके। हम सब के लिए एक कानून होगा, कानून के तहत ही जो भी होगा, आइन और पाकिस्तान में जो भी होगा कानून के तहत होगा। इसके साथ साथ इमरान खान ने काबीना पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। मैं काबीना से मुतमईन हूँ, महमूद खान और उस्मान बुज़दार से भी बिल्कुल मुतमईन हूँ। माजी में इतनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है कि मुल्क को खसारे का सामना करना पड़ा।
बिजली और गैस के इदारे बुरे हालात में मिले। अभी भी भारत के हवाले से जब सवाल हुआ, इमरान खान ने कहा कि अभी भी भारत से खतरा है, भारत से किसी किस्म की अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं। जब तक भारत में इलेक्शन नहीं हो जाते हमें भारत से कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। एनआरओ के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये भी इमरान खान ने वाजे किया। साथ साथ इमरान खान ने ये भी कहा कि अपनी चोरी बचाने के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो किस चीज का शोर मचा रहे हैं। साथ साथ इमरान खान की तरफ से यह भी वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अफगान तालिबान ने मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन मुलाकात की ख्वाहिश थी, लेकिन अफगान हुकूमत के प्रेशर की वजह से तालिबान से नहीं मिला। जाली अकाउंट केस के हवाले से इमरान खान ने ये वाज़ेह किया कि चौधरी निसार के दौर में जाली अकाउंट केसेस जो है वो प्रूव हुए। साबिक चेयरमैन नैब ने बड़े बड़े करप्ट लोगों के केसेस खत्म किए। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जब मुझे अदालत में जाना पड़ा तो 40 साल पुराने क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट और क्रिकेट का रिकॉर्ड दिया। ऑपोजिशन को डी चौक पर कंटेनर पर आने की दावत देखा हूँ कि ये कंटेनर और आने कॉज के लिए जद्दोजहद करता रहा। क्या आप लोग करप्शन बचाने के लिए कंटेनर पर चढ़ने के लिए करप्शन को बचाया जा रहा है? जो एहतजाज की कॉल दी गई है, इस हवाले से इमरान खान ने वादे किया कि मैंने कॉज के लिए जद्दोजहद की थी, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नैब को बड़े बड़े लोगों को पकड़ना चाहिए, छोटे लोगों पर हाथ नहीं डालना चाहिए। 1 घंटे की मुलाकात की सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा, जिसमें इमरान खान ने मुल्क की इकोनॉमी, बिजली गैस के बहरान और दीगर अहम मामलात पर तफसीली तौर पर गुफ्तगू की। 1 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर, इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान से क्या सवाल पूछे गए और उन सवालों के इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिए, ये सब हमें बता रहे थे। तज्जिया लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब। अदनान आदिल साहब, नून लीग वाले ये कहते हैं हम तो कोई एनआरओ नहीं मांग रहे, लेकिन आज तो कैटेगोरिकली वज़ीर आज़म ने ये कह दिया है कि हमसे एनआरओ मांगा जा रहा है और एनआरओ के लिए हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में हम नहीं आएंगे। हाँ, ये बात तो वाज़े हो गई कि कम से कम इमरान खान जो हैं किसी किस्म की कोई ऐसी रियायत नहीं देना चाहते जो आइन और कानून से बाहर हो। और देखिए, सियासतदान तो ऐसा कहते रहते हैं कि हम ये नहीं मांग रहे और हम ये नहीं कर रहे, जबकि हकीकत में वो कर रहे होते हैं। पसे पर्दा कुछ और हो रहा होता है, अवाम को कुछ और बता रहे होते हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में आखिर वक्त तक किसी को नहीं पता चला था और नवाज शरीफ उनसे एग्रीमेंट करके जद्दा चले गए थे। अब ये बात इमरान खान ने की तरफ से तो अब बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आ गई है कि जो कुछ भी होगा कानून के मुताबिक होगा, अदालतों में होगा। अब देखना ये है कि कहीं नैब जो है वो कोई नरमी का मुजाहरा ना करे और वो अपना केस जो है कमज़ोर तरीके से पेश ना करे, जिससे शरीफ ख़ानदान को या और लोगों को जो करप्ट लोग हैं, पकड़े गए हैं, उनको कोई रियायत मिल सके। लेकिन इमरान खान ने पहले भी ये बार बार कहा है, अब फिर उसका इयादा कर दिया। मेरा ख्याल में आज जो उन्होंने बातचीत की है वो सारे मीडिया में जो कैंपेन चल रही है, 2 ख़ास तौर से, एक तो ये कि बिलावल भुट्टो जो है ट्रेन मार्च करने जा रहे हैं और जिस तरह पीपल्स पार्टी के गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है नैब की तरफ से और बेनामी अकाउंट्स का मामला जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। पीपल्स पार्टी जो है आहिस्ता आहिस्ता आवाम को सड़कों पर लाने के लिए और मोबिलाइज़ करने के लिए कुछ अपनी तैयारियां कर रही है और वो ट्रेन मार्च के ज़रिए अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहती है। तो उसका जवाब उन्होंने दिया है कि ये केसेस तो हमने नहीं बनाए, ये तहकीकात तो चौधरी निसार के ज़माने में हो गई थी, लेकिन वो किसी किस्म का उस पर भी रियायत नहीं देना चाह रहे, कोई एनआरओ नहीं करना चाह रहे। दूसरे उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है नून लीग की तरफ से, जो मरियम नवाज़ ने कैंपेन चलाई हुई है और नून लीग के लीडर्स ने, कि अगर नवाज शरीफ को जेल में कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान होंगे। तो उसका उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है कि जो भी उन तरीक़ेकार है उसके मुताबिक उनका इलाज किया जा रहा है और जो भी कानून है। अब अगर नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि हुकूमत पे इस तरह दबाव डाला जाए और हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए कि वो डर के उनको किसी किस्म बाहर जाने की इजाज़त दे दे, तो मेरा ख्याल है इमरान खान की तरफ से तो वाज़े तौर पे इनकार कर दिया है। ताहम उनकी किस्मत का फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, जहाँ पर उनकी अपील ज़ेर समात है और सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है 26 मार्च को दोबारा उसके ऊपर समात होगी उनकी दरख्वास्त ज़मानत पे। अगर नवाज शरीफ को वहाँ से ज़मानत मिल जाती है तो फिर शायद इमरान खान के लिए मुश्किल होगा उनको बाहर जाने से रोकना, क्योंकि उनका सारा इलाज नवाज शरीफ का पहले भी बाहर हो चुका है। दिल में 7 स्टंट हैं, गुर्दे भी ख़राब हैं,
तो एक उनसे लोगों में बिल्कुल, उसमें उन्होंने ये भी जवाब दिया नादिल साहब के 30 फैक्ट्रियां आपने बना ली हैं, एक अच्छा अस्पताल नहीं आप बना सके जहां पर आप अपना इलाज करवा सकें, आप सेटिस्फाई हो सके। अहमद वलीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इमरान खान ने ये भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से मुल्क को खसारे का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अवामी सतह पर मुहिम चलाना चाहती है, लेकिन वाज़ेह जवाब दे दिया इमरान खान ने इस हवाले से उनको। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग जो है बड़े अरसे से जारी थी और ऑब्वियसली पूरी दुनिया में ये मनी लॉन्ड्रिंग चल रही थी। जब से 2001 के बाद जब 9/11 हुआ तो उसके बाद कवानीन बनना शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता से उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग पे कंट्रोल करना शुरू किया। तो पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली कोई अच्छे हालात नहीं थे, मनी लॉन्ड्रिंग चल रही थी। अब ये कि कवानीन बनाए जाएं ताकि बन भी रहे हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें फर्क भी पड़ेगा। तो लेकिन पॉइंट ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है उन्होंने काफी टफ टाइम देने का फैसला किया है। लग रहा है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उन्होंने जो ट्रेन मार्च की धमकी दी है कि हम वो लॉन्ग मार्च टाइप करना जा रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो जो पीटीआई का कहना है कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऑब्वियसली सियासत में तो फिर ऐसे ही है, सियासत जो है वो कोई अच्छा जो बुरा वक्त होता है ऑब्वियसली उन्होंने अपने मफाद को देखना है, हर पार्टी अपना मफाद देखती है, तो सियासत में ये चीजें तो चलेंगी। इमरान खान का अब उनके लिए बहुत बड़ा टेस्ट है ये कि किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उसको कैसे काउंटर करते हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो अपोजिशन में नहीं है, अब उनको जो अपोजिशन को में रह के जब वो क्रिटिसाइज करते रहे अब वो हुकूमत में है, तो अब उन्होंने देखना है कि उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरह से इनको काउंटर करना है, किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब क्योंकि उनकी जो अददी तादाद है वो बहुत कम है पंजाब में भी और वफाक में भी, तो अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो हुकूमत के लिए अगले दिन जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। उनको एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी कि किस तरह से हमने इनको हैंडल करना है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ जो है उनको कुछ वाकई अगर कुछ होता है तो हुकूमत जो है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है तो ऑब्वियसली सियासतदान है वो तो कुछ भी करेगा, तो सियासतदान को इन्होंने हैंडल कैसे करना है ये हुकूमत को मिल बैठ के सोचना पड़ेगा कि इस चीज़ को हमने कैसे इसमें से निकलना है। यही नुक्ता अदनान आदिल साहब आपकी जानिब लेकर आ रहा हूँ, चूँकि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये लोग मुझ पर कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार इमरान खान होंगे, हुकूमत वक्त होगी, लेकिन ये कोई अच्छा अस्पताल नहीं बना सके तो इसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं ना। यानी 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, 30 फैक्ट्रियां इन्होंने लगा ली हैं, लेकिन एक अच्छा अस्पताल नहीं बना पाए जहां पर इनका इलाज हो सके। हाँ, ये बात ठीक है। वैसे ऐसे बुरे अस्पताल भी नहीं हैं, बाज़ अस्पताल ऐसे हैं लाहौर में जहां पर उनका इलाज हो सकता है। मसलन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वो बहुत अच्छा दिल का अस्पताल है, वहाँ बारी देर में आती है, लेकिन नवाज शरीफ की तो बारी फ़ौरन ही आ जाती है। लेकिन नवाज शरीफ वहाँ पे इलाज कराना नहीं चाहते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी उनके वकील ने कहा कि हम पाकिस्तान में इलाज कराना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमने हमेशा पाकिस्तान से बाहर ही इलाज कराया है नवाज शरीफ ने, तो उन्हें पाकिस्तान के डॉक्टर्स पे एतमाद ही नहीं है। बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात यह है कि वो पाकिस्तानी डॉक्टर से इलाज कराना ही नहीं चाहते। ये उनके वकील ने वाज़ेह किया, अदालत में कहा कि उन्होंने हमेशा लंदन में इलाज कराया है और अब भी वहीं पे इलाज कराना चाहते हैं। कुछ मेरा ख्याल है उनका मामला है भी पेचीदा, 7 तो स्टेंट डल चुके हैं, 2 दफ़ा उनका ओपन हार्ट हो चुका है, तो वो डरते हैं कि कहीं कोई मिस हैंडल हो गया, हल्की सी भी कुछ चीज़ हो गई तो उनका मामलात ख़राब हो जाएंगे। बात यह है कि सारा कुछ ज़बानी जमा खर्च है, ये ज़बानी लड़ाई है। वो भी मीडिया में बयान दे रहे हैं, इन्होंने भी मीडिया में बयान दे दिया। अमली तौर पे सड़कों पे कुछ नहीं है, किसी पार्टी में इतनी अहलियत नहीं है कि वो सड़कों पे कोई बड़ा एजिटेशन कर सकें या हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकें, और कोई ऐसे मौसर एहतजाज की हमें कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। वो भी मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ गोलाबारी करने के लिए। उसका जवाब इमरान खान के वज़रा भी देते रहते हैं, आज उन्होंने ख़ुद दे दिया है। अब जैसे कि गैस का मसला है, गैस बहुत महंगी हुई है, बहुत क्रिटिसिज्म हुई है हुकूमत पे, इसलिए वो समझते हैं कि पब्लिक ओपिनियन में इस बात को क्लैरिफाई करना ज़रूरी था, तो उन्होंने बता दिया कि इसका खसारा बहुत है। जब नवाज शरीफ आए थे तो कोई गैस का जो सर्कुलर डेट 0 था, लेकिन जब वो गए तो 150 अरब रुपए का डेट छोड़ के गए, कर्जा छोड़ के गए सर्कुलर। और इसी तरह जो बिजली का है वो 1000 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ कर गए।
تو اس لیے وہ اپنی پوزیشن عوام میں واضح کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی سیاسی طور پہ عملی طور پہ عمران خان کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی ایجیٹیشن کی صورت نظر نہیں آ رہی, نہ پارلیمنٹ میں ایسی کوئی کوشش نظر آ رہی ہے کہ جوڑ توڑ کے ذریعے حکومت تبدیل ہو سکے گی. جب تک ریاستی اداروں کے ساتھ عمران خان کے تعلقات. عدنان عادل صاحب اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن علی حیدر صاحب نے. علی حیدر صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب تو کافی عرصے سے یہ بات کر رہے تھے کہ این آر او کی باتیں کی جا رہی ہیں, این آر او ہم سے مانگنے کی بات کی جا رہی ہے, تو آج وزیر اعظم نے بھی اپنا نقطہ اٹھا دیا, یہی بات کر دیا اور کہا گیا ہے کہ این آر او لینے کے لیے بلیک میل کیا جا رہا ہے. علی حیدر سے غالباً ہمارا رابطہ ابھی بحال نہیں ہوا ہے. احمد ولی صاحب, آپ کی جانب یہی سوال لے کر آتے ہیں کہ متعدد حلقوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ این آر او نون لیگ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جانب سے کوئی این آر او نہیں مانگا گیا. اسی پر بات کر لیتے ہیں. نون لیگ کے رہنما سینیٹر مشاہد اللہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مشاہد اللہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عمران خان صاحب نے ملاقات کیا سینئر صحافیوں سے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے این آر او لینے پر. آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ این آر او آپ لوگ کی جانب سے مانگا ہی نہیں گیا, تو پھر عمران خان صاحب تو یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نا, عمران خان جو کچھ کہتے ہیں اس کے برعکس ہی ہوتا ہے نا. اصل میں یہ جو یو ٹرن خان ان کو ایسی تو نہیں کہتے, خود کہتے ہیں کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں حقیقت نہیں ہوتی, وہ ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے. اور پھر وہ جس این آر او کی بات کرتے ہیں, بھائی عمران خان خود این آر او لے کے پرائم منسٹر بنے ہیں. انہوں نے پوری پی ٹی آئی کو بیچ کے اپنی وزارت عظمیٰ لی ہے کہ مجھے صرف وزیر اعظم بنا دو, باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے. اور جس طرح سے وہ حکومتیں چلا رہے ہیں, جس طرح سے وزارتیں بانٹ رہے ہیں, جس طرح سے ایڈوائزریاں بانٹ رہے ہیں, جس طرح سے قومی یعنی کہ جو ایوارڈ ہیں دیش مار کے جو تقسیم وہ بانٹ رہے ہیں, اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کٹ پتلی ہے اور انہیں سوائے ان کاموں کے انہیں کسی کام میں کوئی مداخلت نہیں ہے. کسی حکومت سے, کسی ملک سے آج تک یہ مطلب کہ بھیک مانگنے کے باوجود بھی کوئی سبسٹینشیل چیز لے نہیں سکے. تو مطلب اس طرح کی بات ہے کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا. تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہاری حقیقت کیا ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, ساری دنیا میں چھپا ہے. آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے, آپ یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں کب ملیں گی, 50 لاکھ دھان کب ملیں گے. جی, آپ ان چیزوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں. روپے کی قیمت بڑھ رہی ہے اور بتدریج بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, بتدریج بڑھتی جا رہی ہے. جو جی ڈی پی 5.79 پہ ملا تھا وہ 3 پہ آ چکا ہے. اچھا سینیٹر صاحب کر رہے ہیں, ایسی عجیب فضول باتیں کرتے ہیں. اچھا سینیٹر صاحب, یہ بھی کہا ہے میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہ کیا نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے اپنا قانون تبدیل کر لیں. تقریباً 1.5 لاکھ افراد جیل میں قید ہیں, اگر ان کو بھی علاج کرانا ہو کیا ان کو بھی پھر ہم باہر بھیجیں؟ قانون تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ایک شخص کے لیے. بات یہ ہے کہ جب یہ گرے تھے تو اس کے ہاسپٹل سے نکل کے سیدھے لندن علاج کرانے گئے تھے نا, تو کسی نے تحفظ نہیں کیا تھا. اور آج یہ جو گفتگو فرما رہے ہیں, شوکت خانم میں ان کا علاج ہوا تھا مشاہد اللہ صاحب. شوکت خانم سے ذرا آپ کی یادداشت پہ ذرا زور ڈالیں تو جیسے ہی تھوڑے سے ٹھیک ہوتے وہ سیدھے لندن گئے تھے علاج کرانے. تو وہ میں اس چکر میں نہیں پڑتا نا. ہم نے اس وقت نواز شریف نے اپنی کمپین معطل کر کے وہاں جا کے ان کی تیمارداری کی تھی اور ان کے غم میں انہوں نے تو طنز نہیں کیا تھا جس طرح سے یہ کر رہے ہیں کہ کہہ رہے میں چھوڑوں گا نہیں, میں رلاؤں گا, میں تکلیفیں دوں گا. بھائی کوئی لیڈر بھی اس طرح سے کرتا ہے, لیکن یہ لیڈر تو ہے ہی نہیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ علاج پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے. پاکستان کے قانون میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت کی مرضی سے علاج ہوگا. علاج جو ہے مریض کی مرضی سے ہوتا ہے یا حکومت کی مرضی سے ہوتا ہے. اور نواز شریف کو لیکن سینیٹر صاحب عمران خان اس وقت جیل میں تو نہیں تھے. چلیں اگر وہ لندن علاج کرانے گئے بھی ہیں تو وہ تو اپنی مرضی سے گئے ہیں, وہ تو جیل میں تو نہیں تھے نا. وہ جہاں پر بھی علاج کرائیں ان کی مرضی. بھائی جو نواز شریف کو جس طریقے سے جیل میں ڈالا گیا ہے
एक अकामे के ऊपर, वो भी तो सारी दुनिया को पता है। क्या वो डिजर्व करता है कि जेल में हो, या जिसने इस मुल्क पे एहसानात किए हैं, इवन इमरान खान के भी एहसानात किए हैं, उसको जेल में कैसे डाला है? एक लंदन साजिश के तहत डाला है ना भाई, वरना उसने तो कुछ नहीं किया था। 1 रुपए की करप्शन नहीं आप कर सके, सारे करप्ट हुकूमत में बैठे हुए हैं। ठीक है सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहमद वलीद साहब आप हमारा साथ दे रहे थे, अदनान आदिल साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही रहिएगा। एक और अहम खबर है आपकी जानिब आएंगे, लेकिन पहले अपने नाजरीन से वो खबर शेयर कर लें कि आसिफ अली जरदारी को अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर डाला है। समा को इंटरव्यू में कहा है कि साबिक सदर के खिलाफ रेफरेंस दायर करके उन्हें सजा दिलाई जाएगी। इल्जाम लगाया कि वजीर आजम ने 50 लोगों की फहरिस्त बना रखी है। नैब और एजेंसियों को इन अफराद की गिरफ्तारी के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अदारे क्या करें, नैब क्या करे और दूसरी एजेंसी क्या करें। जिस मुल्क का वजीर आजम जो है इस हद तक जा चुका है कि वो बाकायदा लिस्ट उसके पास है, और जब वो एजेंसीज के सरबराहों से मिलता है तो उनको कहता है कि जी इन आदमियों को पकड़ें आप। वो जो कहता है ना कि जी 50 आदमी मैं पकड़ना चाहिए, उनकी उसने लिस्ट बनाई हुई है, और उस लिस्ट में से उनको कहता है कि जी इन लोगों को पकड़े आप, इनके खिलाफ कुछ ना कुछ निकालें। ये उसका लिस्ट आपने देखी? पर इसकी तस्दीक जो है वो मुख्तलिफ हवालों से हुई है, सीनियर लेवल पे लोगों ने बताया। नहीं, वो लिस्ट किसी ने देखी है? लिस्ट से मुराद ये है कि जब वो नाम डिस्कस होते हैं और वो कहते हैं कि जी इन लोगों को पकड़ें, तो वो फिर मालूम पड़ जाती है। इसको नैब को कहता है डायरेक्ट? सबको, जिसको भी वो मिलता है, एजेंसीज के सरबराहों को मीटिंग्स में कहता है कि जनाब इनको पकड़े। मेरा ख्याल है जो बड़ी गिरफ्तारी थी जिसके मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उसकी तैयारी हो रही है, आसिफ अली जरदारी साहब, मेरी एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जो मेरी असेसमेंट है कि अब ये बड़ी गिरफ्तारी होने नहीं जा रही। ये उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको अदालत से सजा दिलाई जाए, गिरफ्तार नहीं करेंगे। मुझे ये खदशा ज़रूर है कि PMLN के वर्कर्स में जिस किस्म का इश्तियाल और जिस किस्म की बेचैनी पाई जाती है, जब बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे तो उनकी जलसे या रैली की रौनक को बढ़ाने में मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो शायद पार्टी के कहे बगैर भी किरदार अदा करें, क्योंकि लोगों में इस वक्त पार्टी के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि जी हमें जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की कैद और उनकी सेहत के हवाले से जो है वो हमें खुल के सामने आना चाहिए। ये नेशनल एक्शन प्लान पे पहले अमल नहीं किया गया, अब हम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म का ये बयान जो है ये नेशनल सिक्योरिटी की वायलेशन है, हालांकि ये गलत है, पहले भी अमल हो रहा था। और ये वज़ीर आज़म का कहना जो है दरअसल ये जो है वो सिक्योरिटी की वायलेशन है, इसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। बिलावल के बयान की ज़्यादा अहमियत है या वज़ीर आज़म के बयान की ज़्यादा अहमियत है? राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी पर बात करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अदनान आदिल साहब, आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आसिफ अली जरदारी को रेफरेंस के बाद सजा दिलवाई जाएगी, बड़ा दावा कर दिया है राना सनाउल्लाह ने। अहमद वलीद साहब, आपसे यही सवाल जानना चाहूंगी कि राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर दिया है, ये कहा है कि आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आसिफ अली जरदारी को रेफरेंस के बाद सजा दिलवाई जाएगी। जी देखिए, राना सनाउल्लाह जो है वो इस तरह की ऑब्वियसली पेशन गोइयां करते हैं और बड़े सियासतदान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। अब उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि जरदारी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा पहले, और पूरा रेफरेंस जो है वो तैयार किया जाएगा, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। तो अब ये उनकी बात पे हम तो इस तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज होगी, जब भी कोई ऐसा नायब अगर वो चाहेगा कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ उनके पास पूरी चीजें मौजूद हैं और उन्होंने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, तो उसमें तो कोई भी शख्स हो, कोई अगर साबिक सदर भी है या कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर है या किसी भी पार्टी का है, तो नैब ने तो
اپنی کاروائی پوری کرنی ہے اس میں وہ رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ کو نہیں دیکھنا کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم ان کو گرفتار کریں گے. میرا خیال ہے کہ ابھی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا اگریسو سٹانس لیا ہوا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا پریشر ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے اوپر یا نیب کے اوپر کہ ابھی ہم اگر فوری گرفتار کریں گے تو یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی چیزیں پوری نہ نکلیں تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. لیکن وہ اپنے شواہد جو ہیں وہ پورے تیار کریں گے. یہ بات صحیح ہے کہ ریفرنس کے بعد گرفتاری ہونی چاہیے لیکن نیب کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں کہ وہ دوران تفتیش بھی گرفتار کر کے تو اس کی مزید تفتیش کی جا سکتی ہے کسی بھی شخص کو گرفتار کر کے. ٹھیک ہے. اچھا عدنان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کے پاس 50 افراد کی فہرست ہے, یہ بھی رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں, نیب اور ایجنسیوں کو گرفتاریوں کا کہا جا رہا ہے اور ممکن ہے کہ بلاول کے احتجاج میں لیگی کارکنان بھی شریک ہوں, یہ تک کہہ گئے رانا ثناء اللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا تھا جو ان کے اوپر کیس چلا تھا, تو آپ نے دیکھا کہ کیس چلتا رہا اور وہ اپنے گھر سے پیشی پر آتے تھے. جب عدالت نے فیصلہ سنا کے ان کو سزا سنا دی, کنوکٹ کر دیا, پھر ان کو گرفتار کیا گیا تھا. تو یہ تو ثوابدید پر ہے. تو چونکہ آصف علی زرداری کی ایک خاص عمر ہے, ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, اور اگر نیب یہ سمجھتی ہے کہ ان سے تفتیش ویسے ہی ٹھیک چل رہی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل میرا خیال ہے یہ صرف سیاست دانوں کی ایک گیس ورک ہوتا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ وہ نون لیگ کے ورکر شامل ہو جائیں گے تو وہ شامل ہو جائیں. کسی سیاسی جماعت میں پاکستان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ حکومت کو, ریاستی مشینری کو مفلوج کر سکے. وہ اگر کوئی 20 25 50 100 لوگ جمع ہو بھی جائیں گے تو ذرا میڈیا پہ اچھی کوریج مل جائے گی, اس کے علاوہ کوئی خاص اس کی اہمیت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بلاول جو ہیں وہ ایک شو کر رہے ہیں تو رانا ثناء اللہ اور نون لیگ کے لوگ بھی کریڈٹ لینے کے لیے کہہ دیں کہ جی اس میں ہمارے بندے بھی تھے تو ہمارے بھی نمبر بن جائیں گے. ورنہ ایسا کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا گراؤنڈ پر کہ ان کی کوئی تیاری ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں گے اور وہ احتجاج کر پائیں. بہت شکریہ آپ کا عدنان عادل صاحب. احمد ولی صاحب آپ کا بھی. بہاولپور میں انگریزی کے پروفیسر خالد حمید کے قتل کے 4 روز بعد گورنمنٹ ایس سی کالج میں کلاسز کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے. دعائیہ تقریب میں طلباء و طلبات مرحوم پروفیسر کو یاد کر کے رو پڑے. کالج کے انگلش بلاک کو پروفیسر خالد حمید سے منسوب کر دیا گیا. احسن انصاری کی رپورٹ دیکھیے. بہاولپور کے گورنمنٹ کالج میں قتل ہونے والے انگریزی کے پروفیسر خالد حمید کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب. خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں اے مولا کریم یہاں امن کے گلاب کھلا. 4 روز بعد کلاسز کا دوبارہ آغاز ہوا. مرحوم پروفیسر کو یاد کر کے طلبہ اور طالبات رو پڑے. ہمارے پروفیسر صاحب تھے وہ بہت ہی نائس اور عمدہ تھے. کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ بھی وہ جس سے یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوتا. طلبہ کے مطابق ملزم خطیب کے رویے میں کچھ عرصے سے تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی. اکیلا رہنا شروع کر دیے تھے. مطلب یہ کہ زیادہ کھلتا ملتا نہیں تھا جیسے پہلے تھا, پارٹیز وغیرہ پہ آیا تھا وہ ایٹسیٹرا. کچھ ٹائم میں وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا. کلاس میں بالکل ایک سائڈ پہ بیٹھے رہنا, کسی سے بات نہیں کرنی, کالج میں لیٹ آنا, کبھی تو آف کر لینا. کالج کے انگلش بلاک کو پروفیسر خالد حمید سے منسوب کر دیا گیا. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کراچی یونیورسٹی پہنچے. بتایا پی ایس ایل سیزن 4 جیتنے کے بعد کوئٹہ میں ان کا شاندار استقبال ہوا. طلباء و طالبات نے وی وانٹ ورلڈ کپ کا نعرہ لگا دیا تو سرفراز احمد بولے آپ دعا کریں. کوئٹہ کا ٹور ہمارا بہت اچھا رہا. آپ سب نے دیکھا بڑا شاندار استقبال ہوا وہاں پہ ٹیم کا, کیونکہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے. وہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز اسپورٹس کے حوالے سے نہیں تھی, لیکن جہاں ہم وہاں پہ گئے تو بہت زیادہ مزہ آیا. انشاءاللہ آپ دعا کریں گے انشاءاللہ. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.